हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखते हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री क्या होता है, 2D ज्योमेट्री अगर जानते हैं तो उसी का हेल्प लेकर के आप 3D ज्योमेट्री भी आसानी से सीख सकते हैं। 3D ज्योमेट्री में जो एक चैप्टर है प्लेन, वो इसके स्ट्रेट लाइन के सिमिलर है, उसमें सिर्फ z कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा हो जाएगा। खैर जो भी हो, देखिए 2D ज्योमेट्री किसको कहते हैं, x और y कोऑर्डिनेट होता है उसमें, और 3D ज्योमेट्री किस में होता है, x y और z होता है ना। जहां भी x y z होगा इसका मतलब वो 3D ज्योमेट्री होगा, जहां भी z होगा मीन्स वो 3D ज्योमेट्री में आ जा रहा है। 3D ज्योमेट्री हमेशा स्पेस में होता है और 2D ज्योमेट्री हमेशा प्लेन में होता है। 3D ज्योमेट्री स्पेस का मतलब क्या होता है, हम लोग जहां पे हैं वो सारा स्पेस में हो गया। प्लेन क्या होता है, जिस पे हम लिख रहे हैं, कॉपी जिस पे आप लिख रहे हो वो सब क्या हो गया, प्लेन हो गया। प्लेन में हमेशा 2D पिक्चर ही आता है। 2D पिक्चर जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं वो 2D पिक्चर हो गया, और जिसको पूर्ण रूप में नहीं देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, 3D पिक्चर। ठीक है, जैसे सर्किल है, सर्किल को हम अच्छे से देख सकते हैं, ये प्लेन पे रिप्रेजेंट होगा, लेकिन सेम फिगर अगर 3D में जाएगा तो वो क्या होगा, स्फीयर हो जाएगा, है ना। और स्फीयर हो जाएगा। 2D ज्योमेट्री में जो फिगर होगा उसका सिर्फ एरिया, सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, लेकिन 3D ज्योमेट्री में जो रहेगा उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री आज जितना भी बताएंगे बेसिक पार्ट होगा, अगले क्लास में इसका स्ट्रेट लाइन होगा और उसके बाद प्लेन हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन रहता है जेईई में हमेशा, और किसी भी इंजीनियरिंग का एग्जाम अदर देंगे तो एक या दो क्वेश्चन रहेगा ही। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं वहां भी 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, इसलिए अच्छे से इसको देखेंगे। बेसिक तो ये सब जानते होंगे। अगर थ्री स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो ये पूरा का पूरा स्पेस कितना पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स, 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और कहोगे सर इसमें 8 पार्ट्स तो नजर नहीं आ रहा है, तो 8 पार्ट्स इसलिए नजर नहीं आ रहा है, अभी बताया 3D पिक्चर जो भी होगा उसको एक्यूरेट हम रिप्रेजेंट प्लेन पे नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे 2D ज्योमेट्री में पढ़े हैं, एक्स एक्सिस पर x होता है बाकी सब 0 होगा, y एक्सिस पे y होगा बाकी सब 0 होगा, z एक्सिस पे क्या होगा, सिर्फ z होगा बाकी सब 0 हो जाएगा। रेस्ट इन एक्स वाई प्लेन में x और y होगा, रेस्ट 0। इन y z प्लेन में y z होगा, रेस्ट 0। x z प्लेन में x और z होगा, है ना। अब चलते हैं ऑक्टेन। तो देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं, याद रखने के लिए। शुरुआत का 4 पार्ट और लास्ट का 4 पार्ट्स, है ना। कैसे डिसाइड करेंगे, तो शुरुआत का जो 4 पार्ट्स होगा इसमें हमेशा z प्लस होगा, और लास्ट का 4 पार्ट्स होगा उसमें z हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। और एक्स्ट्रा तो इसमें सिर्फ z है, बाकी तो x और y आप जानते हैं। कहां से जानते हैं, तो x एक्सिस और y एक्सिस से, है ना। 2D प्लेन का इसमें आपका क्या होता है, प्लस x प्लस y। तो देखिए फर्स्ट में प्लस x प्लस y, इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, देखिए प्लस x और प्लस y, है ना। इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, लास्ट थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा। तो z सिर्फ डिसाइड करेगा कि वो किस ऑक्टेन में गया है। शुरू का जो 4 पार्ट होगा उसमें z प्लस होगा, लास्ट का z पार्ट जो होगा उसमें z माइनस होगा। इसमें क्या होता है आप जानते हैं, है ना, माइनस प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ भी क्या है, माइनस प्लस है ना, आसानी से सेकंड सेकंड सेकंड। सिमिलरली थर्ड में क्या होता है जानते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। तो देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों का दोनों माइनस हो गए। एंड लास्ट में क्या होता है, प्लस एक्स और माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पे प्लस एक्स माइनस, ठीक है। अब z तो पहले ही से डिसाइड किया हुआ है, तो अब आसानी से आप पहचान सकते हो कि वो किस घर में गया है। जैसे 2, 3 और 4 आप लोग बता सकते हो किस घर में गया। तो सबसे पहले देखना है कि z जो है प्लस है, मतलब शुरुआत का 4 घर में गया होगा। अब शुरुआत का 4 घर में किस में गया होगा, तो यहाँ से साइन डिसाइड कर लेंगे। फर्स्ट में गया क्योंकि दोनों प्लस में है, मतलब फर्स्ट ऑक्टेन में गया। अगर इसको हम माइनस कर दें
तो शुरुआत में x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में होता है, तो निश्चित है कि ये सेकंड में गया होगा, है ना। लेकिन अगर इसको भी निगेटिव कर दो तो z निगेटिव का मतलब लास्ट का 4 पार्ट में गया होगा, और लास्ट का 4 पार्ट का सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या होगा, 6th होगा, है ना। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, एक कॉपी बनाते चलेंगे। इतना सारा कॉन्सेप्ट को अरेंज किए हैं, वो न किसी का किताब में मिलेगा, नहीं किसी अदर जगह आपको मिलेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसलिए नोट करते हुए चलेंगे और अच्छे से इसको घर पे प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे ये प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, बना लेंगे, ठीक है। मेन इसमें आएंगे डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन से, लेकिन बेसिक हम बता दिए हैं। जैसे डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स भी जानते हैं, 7/11 का है ना। तो इस पे स्क्रीनशॉट ले लें, इस पे प्रैक्टिस पेपर बना दिए हैं, आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बनाएंगे सारा को। ऐसा बनाना है, ऐसा प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए आपका सेक्शन फार्मूला है, जानते हैं ये सारा, सिर्फ इसमें जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो सब 2D ज्योमेट्री जैसा है ना। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, ठीक है। प्रैक्टिस बनाना है आपको। ये सेंट्रॉइड हो गया, जानते हैं तीनों एक्स का, ये सब पढ़े होंगे बेसिक में। ये क्वेश्चन बना लेंगे घर पे, ठीक है। अब मेन यहां से आपका स्टार्ट हो गया 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री में देखो क्या है, डायरेक्शन रेशियो, इसको dr कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, dc बोलते हैं, ठीक है। dc फॉर डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल और कोसाइन का मतलब होता है कॉस। कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन अगर जैसे अभी पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। यहां पे अगर कोई ऐसे है, देखिए एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल पे इंक्लाइन रहेगा, वाई एक्सिस के साथ भी इंक्लाइन रहेगा और जेड एक्सिस के साथ भी इंक्लाइन रहेगा। तो ऐसे तो हम बताएं 3D पिक्चर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे कर दिए। तो यहां से आपका अगर ये हो गया OP, तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा। ये इस लाइन का डायरेक्शन हो गया, OP का डायरेक्शन हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल के साथ इंक्लाइन है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल के साथ और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल के साथ। अब इसमें हम कॉस लगा देते हैं, ये कॉस, तो L से डिनोट करते हैं, तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉस गामा, ठीक है। सो यहाँ पे डिटेल किया हुआ है, L इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना। अब एक्स एक्सिस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का क्या होता है, तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, देखिए एक्स एक्सिस अपने आप के साथ 0 एंगल पे खड़ा रहेगा, इंक्लाइन रहेगा, तो 0 एंगल के साथ इंक्लाइन रहेगा, मतलब अल्फा 0 हो गया, तो कॉस अल्फा क्या हो गया 1, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाई एक्सिस कितना डिग्री पे इंक्लाइन रहेगा, तो बीटा 90, तो कॉस बीटा 0। जेड एक्सिस के साथ उसी तरह से, तो कॉस गामा 0, है ना। तो एक्स एक्सिस का हो गया 1 0 0। उसी तरह से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सिमिलर वे में चलेंगे, है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स एक्सिस में एक्स वाला होगा, वाई एक्सिस में वाई वाला होगा और जेड एक्सिस में जेड वाला होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब चलते हैं हम आगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। यहां से जितना भी क्वेश्चंस आया है सबको जेई का अरेंज करते चलेंगे, ताकि आपको डायरेक्शन पता चलते रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और सारा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट 3 है, ये ना किसी का किताब में मिलेगा, ना ही किसी का ऑनलाइन और ऑफलाइन में मिलेगा। अच्छे से देखना है, तीनों का सम मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, कोई भी 2 दिया रहे तो तीसरा निकाल सकते हैं,
तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। सेम पूछा हुआ है दोनों क्वेश्चन। देखिए एक लाइन जो है π/4 एंगल बना रहा है किसके साथ, ईच ऑफ वाई एक्स और वाई एक्सिस, मतलब अल्फा दिया हुआ है आपके पास π/4, बीटा भी दिया हुआ है π/4, तो गामा निकालना है ना। तो गामा कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं cos स्क्वायर π/4 cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यहां से आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos गामा इज इक्वल टू 0, तो गामा इज इक्वल टू π/2। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया, है ना। ये 1 हो जाएगा ना, 1 खत्म हो जाएगा, cos स्क्वायर गामा 0 गामा 90। तो अब यहां से एक है आपका cos स्क्वायर, ये क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा के बारे में बता दें। सिग्मा आपका होता है जैसे सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा। अब यहां अल्फा जो भी रहेगा सबको चेंज करते जाना है। तो अल्फा क्या क्या है, देखिए अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है। तो इसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे, बीटा, और बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, गामा। ये बेसिक में पढ़े होंगे, समेशन सिग्मा जिसको बोलते हैं। सिमिलरली ये सिग्मा के कारण बीच में साइन प्लस का आते जा रहा है। इसी तरह से अगर रहता साइन स्क्वायर अल्फा तो क्या करते, पहले साइन स्क्वायर अल्फा होता, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा होता और साइन स्क्वायर, ठीक है। जो भी रहेगा वो A to Z। अगर यहाँ पे एक और एंगल डेल्टा आ जाता तो सभी में साइन स्क्वायर डेल्टा cos स्क्वायर डेल्टा ऐड होते चला जाता। तो ये सिग्मा ऑब्जेक्टिव कभी कभी इस पे रहता है, इसलिए हम दे दिए हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सेम क्वेश्चन एक आया है जेई में, वो आप लोग को ये बनाना है। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है आपके पास, अल्फा दिया हुआ है π/4, बीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, तो गामा चाहिए, निकाल सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक लाइन जो है सेम एंगल बना रहा है थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। मीन्स हमको दिया हुआ है अल्फा थीटा और यही हो गया गामा, जो कि जेड एक्सिस का है, और बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, मतलब बीटा हो गया वाई एक्सिस के साथ। तो ये तो होता ही है। तो ये कंडीशन के अनुसार दिया हुआ है, तो हमको cos स्क्वायर थीटा चाहिए। तो क्या करिएगा, यहाँ पे देखें cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, अभी बताए थे क्या होता है, 1 होता है ना। तो cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह आप क्या करिएगा cos स्क्वायर थीटा, बीटा तो मालूम नहीं, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब ये आपका आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको इधर ले आए और इसको हम भेज देते हैं, या इसको चेंज कर देते हैं साइन में। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। अब देखिए यहां से कुछ मिल रहा है हमको, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमको कंडीशन यहां से पुट कर देते हैं। अच्छा ये बीटा है ना, ये बीटा है, ये बीटा है, ये साइन स्क्वायर, ये जो है साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, है ना। अब साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 1 1 खत्म हो गया, राइट साइड 0 होगा, ठीक है। इसको चेंज कर दीजिए साइन में, क्योंकि वहां पे साइन दिया हुआ है। इसके जगह हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा।
2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया कितना, 2/5, है ना। तो हमको क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा। इस देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रख दे। साइन स्क्वायर थीटा का दिया हुआ वैल्यू, साइन थीटा का नहीं, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 2/5। तो एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3/5। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी। क्लियर है। तो बहुत ही आसान था, सिर्फ वहां पे चेंज करने के लिए दिया हुआ था। नेक्स्ट है, सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पे बनाते जाना। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखें एक लाइन जो है, इसमें सब कंफ्यूजन कहाँ किया है सो बताएंगे। थोड़ा सा तो है, जेई का क्वेश्चन है तो कुछ तो रोटेशन रहेगा उसमें। एक लाइन जो है एंगल बना रहा है स्पेस में एक्स और वाई एक्सिस के साथ, कितना, थीटा। मीन्स हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए, अल्फा दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल बना रहा है। अब अल्फा और बीटा तो मालूम हो गया, गामा क्या होगा। तो देखिए अभी बताए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो जानते हैं कितना डिग्री एंगल बनाता है, ये मान लिया ओपी हो गया। ये बताए थे अल्फा, बीटा, गामा, है ना। तो तीनों एंगल का सम, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों एंगल का सम होता है 2π, 360 होता है जब वो पूरा का पूरा एंगल का सम। अब यहां से चले, क्या होगा, अल्फा थीटा, ये भी थीटा, ये गामा, पता नहीं, तो गामा इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा। अब हम इसमें जानते हैं क्या, वी नो कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अल्फा की जगह थीटा रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। नहीं तो डिटेल में लिख देते, कौन सा डिटेल में, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे कहां से आया। अब यहां रख दे कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह थीटा हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब देखिए ये तो हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको कॉस गामा का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो दोनों तरफ कॉस लगा दीजिए, कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे, तो 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ में, है ना। अब फोर्थ घर किसका होता है, कॉस का, है ना, इसलिए कॉस यहां पे पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहां से आपको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा इन एक्सेक्ट वैल्यू ऑफ थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 1। तो और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ओ सॉरी, ये 2 थीटा हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है, ये 2 थीटा हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू 2π माइनस 2 थीटा। अब यहां से चलिए, कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 2π माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए तो इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 0। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, cos 2 थीटा,
cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos 2 थीटा कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3D का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से मिक्स कर दिए। अब बारी बारी से इसको सॉल्व करो। cos 2 थीटा 0 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जानते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इसको 2 को डिवाइड में भेज देते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा देखें, थीटा इज इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 4, है ना। अब n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो n का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, ठीक है। इसमें रखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पढ़े हो। n का वैल्यू 0 तो थीटा हो गया पाई बाय 4, n का वैल्यू 1 तो थीटा हो गया 3 पाई बाय 4। मतलब पाई बाय 4 से लेकर के कहां तक जाएगा, 3 पाई बाय 4 तक। लेकिन हमको यहाँ पे कंडीशन कहां तक दिया हुआ है देखें, यहाँ दिया हुआ है तो मैक्सिमम 3 पाई बाय 4 तक गया है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी होगा कि पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आया था वहां पे, अभी आया था कहां से, पाई बाय 4 से लेकर के 3 पाई बाय 4 तक, तो 3 पाई बाय 4 ज्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम हमको कहां तक जाना है, पाई बाय 2 तक ही जाना है। इसलिए यहाँ पे कहां तक रख सकते हैं इसका, पाई बाय 2 तक रख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है ना। तो बहुत ही आसान था ये, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से का यूज कर दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लें नीचे वाला का भी। एक और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू जाएगा, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है आपका, तो बेसिक क्वेश्चन है कि अगर रेशियो, हाँ डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्लियर करेंगे, ए बी सी कोई भी रियल है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। रेशियो का मतलब होता है वैसा फॉर्म नंबर्स जो जिसको अगर हम उसके डायरेक्शन को साइन से डिवाइड करें तो तीनों का वैल्यू सेम आ जाए, उसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है ना। और अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो डायरेक्शन को साइन निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो रोटेशन रहेगा ही, है ना। इसमें क्या है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन 3D स्पेस, इतना दिया हुआ है। प्रोजेक्शन वेक्टर में पढ़े होंगे कंपोनेंट, है ना, 3 कंपोनेंट मिला करके हम उस वेक्टर को बनाते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, और उस वेक्टर का रिजल्ट जो होता है वही रिजल्ट उसका क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, वही यहाँ पे डायरेक्शन को साइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो यहां से हमको दिया हुआ है, आगे भी आएगा ये दिया हुआ है कितना, 6, ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ -3 और सी दिया हुआ है 2। तो हमको रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं सभी को, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखें क्या आएगा, 36, 9 प्लस 4, यहाँ 49 मीन्स 7। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, 6, ए को डिवाइड कर देते हैं तो ए बाई 6/7, m हो गया -3/7 और n हो गया आपका 2/7। देख लें कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ यहाँ पे रेशियो को डिफाइन कर दिया है कि कंपोनेंट उस वेक्टर का, है ना। नेक्स्ट देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। इक्वली इंक्लाइंड, ये इक्वली इंक्लाइंड वर्ड का मतलब क्या होता है, तो अगर किसी का इंक्लाइनेशन मतलब अल्फा बीटा गामा सेम हो जाए तो डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाएगा। तो हमको कोसाइन निकालने की जरूरत नहीं है, अभी जो रेशियो बता रहे थे वही रेशियो अगर सेम हो जाए तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो डायरेक्शन रेशियो निकालते कैसे, जानते होंगे बेसिक में, नहीं जानते हैं तो देख लें, x2/2, यहाँ b है आपका x2/2z। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB और
a इज इक्वल टू x का डिफरेंस, b का मतलब y का डिफरेंस, c का मतलब z का डिफरेंस। a b c क्या है जो समझ रहे हैं यहाँ पे, तो x का डिफरेंस हमेशा डिफरेंस फाइनल को इनिशियल में करते हैं, है ना, तो क्या करेंगे x2 माइनस x1, b को क्या करेंगे y2 माइनस y1 और c को करेंगे z2 माइनस z1, है ना। a इज इक्वल टू x का डिफरेंस, b इज इक्वल टू y का डिफरेंस, c इज इक्वल टू z का डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब इक्वली इंक्लाइंड तभी होगा, मतलब इक्वल एंगल पे तभी वो रहेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जब उसका रेशियो भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक ट्राइंगल है एक प्लेन पे जिसका वर्टिसेस दिया हुआ, देखिए ए है आपके पास 2 3 5, बी है आपके पास -1 3 2 और सी है आपके पास लैम्डा 5 म्यू, है ना, ये हमको दिया हुआ है। अगर मीडियन जानते हैं, मिडिल पॉइंट से पास करता है किसी भी साइड को, ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो मीडियन ए, मतलब इस बार मीडियन जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, ए से पास कर रहा है, मतलब ये मिडिल पॉइंट हम किसका लेंगे, पीसी का। इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अगर हम पीसी का डायरेक्शन रेशियो निकाल दें और उसको इक्वल कर दे तो कंडीशन पुट हो जाएगा, क्योंकि इस बार कौन इक्वली इंक्लाइंड है, एपी, ये हो गया आपका मीडियन, है ना। तो पी का कोऑर्डिनेट चले, सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं, निकालें क्या होगा, -1 प्लस लैम्डा मीन्स लैम्डा -1/2, वहां से 5 और 3 और 2 प्लस म्यू, है ना, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा -1/2 4 2 प्लस म्यू बाई, है ना। पी का मिल गया मेरा, तो डायरेक्शन रेशियो एपी का इस कंडीशन से हम निकाल लेंगे, तो dr ऑफ पी एपी, ए क्या होगा, देखिए x का डिफरेंस, तो इसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लैम्डा -1/2 -2, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा -5 डिवाइडेड बाय 2। b क्या होगा, तो y का डिफरेंस, तो क्या होगा, 4 में से किसको माइनस कर देंगे, 3 को, 1 आ जाएगा, और इसका c इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डिफरेंस 2 प्लस म्यू बाई 2 माइनस कितना 5, इसका चले क्या होगा, म्यू ये 10 -8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो कर दिए, एपी का निकाल लिए, डिफरेंस ऑफ x का डिफरेंस a हो गया, y का डिफरेंस b हो गया और z का डिफरेंस c हो गया। अब ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, तो इक्वली इंक्लाइंड है कौन, मीडियन थ्रू a मींस AP इक्वली इंक्लाइंड है, तो a बराबर b, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या कर दीजिएगा, c कर देंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, ठीक है। अब इक्वल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, इक्वल कर दीजिए, क्या होगा, लैम्डा -5/2, b कितना है 1 और c है म्यू -8/2। अब इसको इसके इक्वल कर देंगे तो लैम्डा निकल जाएगा, और इसको इसके इक्वल कर देंगे तो म्यू निकल जाएगा, फिर तो जो चाहिए हमको निकाल सकते हैं आसानी से, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हमेशा नोट कॉपी बनाते चले, आप ही लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके हम कॉन्सेप्ट को एक जगह की है, जब लैम्डा और म्यू निकल जाएगा तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। इस पे सेम 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे छोड़े हैं, देखिए, है ना, प्रैक्टिस लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक कि कोऑर्डिनेट सेम है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मेरे पास है कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, जैसे बता रहे थे कि वेक्टर का प्रोजेक्शन है एक्स वाई जेड एक्सिस का, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, वही उसका हो जाता है क्या, लेंथ,
तो 3 डायमेंशनल स्पेस में द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट का लेंथ कैसे होगा? सिंपल आप समझे कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। यहां पे अगर कोई पॉइंट है ए बी सी, इसका लेंथ निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं बस। अब कहेंगे सर डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? तो इसको समझने के लिए 2D ज्योमेट्री वाला चलिए। अगर यहाँ पे अगर पॉइंट है आपके पास 2 3 है ना, तो x का प्रोजेक्शन क्या हो रहा है देखिए, तो ये y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ये हो गया है ना, ये हो गया आपका कौन सा कोऑर्डिनेट? y का कोऑर्डिनेट, और ये हो गया किसका? x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है लेंथ, तो क्या करते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो लेंथ निकल जाएगा। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, या अदरवाइज लेंथ भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं आसानी से। तो वही सेम चीज है, लेकिन 3D है तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, तो 2D में समझाएं। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, z का हो गया, तो ये जो लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो लेंथ हो जाएगा आपका √a² + b² + c²। OP इज इक्वल टू क्या होगा? √a² + b² + c²। अब जेई का क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा तो रोटेशन करेगा ही। क्या करा है? प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन एक्स वाई जेड, अभी जो बता रहे थे प्रोजेक्शन करके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स वाई जेड दिया हुआ है कितना? 2 3 6, मतलब ये एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सी। तो डायरेक्ट इसका हम क्या निकाल देते हैं? लेंथ निकाल देते हैं। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऊपर बता भी दिए हैं, क्या होता है? √a² b² c²। पुट कर दीजिए इसमें, क्या 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर निकाल लेंगे, कौन सा आएगा, है ना? 49 7 आ जाएगा। नेक्स्ट चलें, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो अभी वर्ड यूज कर रहे थे, ये लाइन सेगमेंट है, प्लेन में भी आया है, बताएंगे आगे। तो ये लाइन सेगमेंट है जिसका LMN क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन हो गया, LMN डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ये मान लिया कोई लाइन सेगमेंट है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, है ना? ये लाइन सेगमेंट है, इसको प्रोजेक्ट करना है इस पे। प्रोजेक्ट मतलब रखना है। जैसे कोई सामान है मेरे घर के बाहर, दरवाजा से अंदर लाना है, तो उसका हम क्या करेंगे? कंडीशन होना चाहिए कि उसी शेप का होना चाहिए जो कि आसानी से आ सके। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा? हम यहाँ पे मेजरमेंट करके देख लेंगे, परपेंडिकुलर रख के देख लेंगे, ये जो लेंथ होगा यही लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये लेंथ अलग होगा, ये प्रोजेक्शन लेंथ अलग होगा। कैसे? तो अगर उस सामान का ज्यादा साइज में है तो उसको टुकड़ा में डिवाइड करके या खोल करके अंदर ला सकते हैं। उसी तरह से ये समझिए कि परपेंडिकुलर रखेंगे, ये लेंथ जो होगा वो बहुत कम होगा। वेक्टर में पढ़े होंगे प्रोजेक्शन, तो उसका लेंथ कैसे निकालेंगे? CD का लेंथ, तो देखिए सबसे आसान तरीका है, L को मल्टीप्लाई करना है x के डिफरेंस के साथ, तो L × x ये हो गया। सिमिलरली m को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? y के डिफरेंस के साथ, तो यहाँ हो गया। और n को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? z के डिफरेंस के साथ, ये हो गया। इस पे हम एग्जांपल दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। फाइंड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ line joining the points 275 432 on the line रोज DC 4 जानते हैं,
-3 4 5। ठीक है, ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, घर पे इसको बना लेंगे। नेक्स्ट देखें, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, शायद एक और आएगा, देखते हैं। तो हाँ, एक और आएगा। ये वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन कैसे निकालते हैं? तो बहुत आसान है। कोई वेक्टर अगर दिया हुआ है 2re + 3j - 4b, तो इट्स dr अगर निकालना रहे a = 2, b = 3 और c = -4, डायरेक्शन कोसाइन तो निकाल सकते हैं, वही यहाँ पे डिटेल किया हुआ है। अगर आपको कोई वेक्टर दे दे और कहे कि क्या ये इक्वली इंक्लाइंड है, 2i + 2j + 2b, बताइए इक्वली इंक्लाइंड है या नहीं? पहचान सकते हैं आसानी से। अभी बताए थे इक्वली इंक्लाइंड कब होता है, जब डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। तो dr कितना है इसका, देखिए तो a = b = c = 2। तो निश्चित है ये जो वेक्टर होगा ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड रहेगा, है ना? तो पहचान सकते हैं आसानी से। लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए आज का बेसिक का, लेकिन आगे सब जगह इसका यूज आ रहा है। देख रहे हैं जेई का क्वेश्चन इस पे कितना सारा आ रहा है। इस पे एक क्वेश्चन सेम देखिए हम बनाने के लिए दे रहे हैं, बता रहे हैं, और एक सेम क्वेश्चन आप लोग को बनाना है ना? दिए हैं प्रैक्टिस सेम, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह का एंगल निकालना हो, जब डायरेक्शन कोसाइन इससे डिफाइंड हो, तो क्या करिएगा, देखिए l + m + n आपके पास है 0। तो यहां से l या m निकाल लीजिए, l निकाल लेते हैं -m, ये फर्स्ट हो गया। एंड l² = क्या है, m² + n², ये दिया हुआ है आपके पास, ये वाला। यहाँ l की जगह पे पुट कर देते हैं क्या, -m - n², इसको a + b का होल स्क्वायर पे पुट कर दें। ये सारा खत्म हो गया। तो 2mn = क्या हो गया, अच्छे से देखना है, बहुत आसान है। एक सेम क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे क्या है, ये है ना? तो इसमें क्या निकालेंगे, यहाँ n की जगह पे पुट कर देते हैं। n क्या होगा, -l - m, l² + m² = n², और n की जगह पे हम रख देंगे -l - m का होल स्क्वायर। इसको जब ब्रेक करेंगे ये देखिए खत्म हो गया। तो 2lm = 0, तो lm = 0 सेम आ गया है। देखिए lm = यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, mn = 0, है ना? सेम है, दोनों का बनाने का तरीका सेम है, दोनों जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, यहाँ से बारी बारी से कंडीशन लगाएंगे। जब m 0 हो जाए तो क्या होगा, और जब n 0 हो तो क्या होगा। तो चलिए केस 1, m 0 हो जाए, तो m 0 हो गया, तो m अगर 0 होगा तो यहां से चलिए तो फ्रॉम फर्स्ट यहां से रखिए तो क्या होगा, l = -m, है ना? l = -m, यहाँ पे m का वैल्यू 0 रख दिए, इसलिए इस केस से हमको डायरेक्शन रेशियो क्या हो रहा है, देखिए L1 क्या हो रहा है, L1 देखिए L1 हो गया आपके पास कितना, L1 यहां से रख देते हैं, L1 हो गया -m1 0 और n1 तो n ही रहेगा। अब यहां से हमको l m n में न लेकर के हम शॉर्टकट अगर लेके चले तो क्या होगा, देखिए L1 लेके चले -1, है ना? n सारा का सारा n के फॉर्म में ही है, -1, m1 हो गया 0 और n1 हो गया 1। n का कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं, n का 1, m0, यहाँ n का -1, तो L1 m1 n1 निकल गया। अब सेम केस 2 चलते हैं, ये तो केस 1 हो गया, सेम चले केस 2। इस बार n 0 होना चाहिए क्योंकि m ऑलरेडी मान चुके हैं,
तो अगर n 0 देन फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे n 0 रखेंगे तो l इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास माइनस है ना। तो DC क्या हो जाएगा, दूसरे लाइन का, दो लाइन चाहिए ना एंगल निकालने के लिए, हमको डायरेक्शन रेशियो निकल जाए या कोसाइन निकल जाए तो निकाल सकते हैं। तो दो लाइन चाहिए तो क्या करेंगे बताओ, L इज इक्वल टू माइनस एम, यहाँ दिया हुआ है L इज इक्वल टू माइनस एम, m का वैल्यू तो m ही रह जाएगा, n तो 0 हो जाएगा। अब चलिए इसका कोफिशिएंट ले लेते हैं, एलिमेंट नहीं, इसका कोफिशिएंट लेना है। जैसे L1 लिए थे, n का कोफिशिएंट 0, यहाँ भी n का कोफिशिएंट, इसमें m का लेके चलेंगे। तो L2 हो गया आपके पास -1, M2 हो गया इसका क्या होगा 1 और N2 हो गया 0, है ना। तो आसानी से निकाल सकते हैं cos थीटा। cos थीटा निकालने का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, इस फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं तो क्या होगा देखें, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 और N1 N2 डिवाइडेड बाय रूट -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यहां से -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो 1/2 आ जाएगा, मीन्स कॉस कितना डिग्री π/3। तो थीटा क्या हो गया आपके पास π/3। बहुत आसान है, सबका कंफ्यूजन यही होता है, यहां तक सब कर देता है, ये वाला कंडीशन तक सब ले आते हैं, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं करना है, पहला में m का वैल्यू 0 रख देंगे और दूसरा में n का वैल्यू 0, यहां से आपका पहला लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, यहां से दूसरा का आ जाएगा, उसके बाद पुट कर देना है फॉर्मूला पे। कैसे आ जाएगा तो देखिए l का वैल्यू क्या है -n, कैसे, तो m का वैल्यू इसमें 0 रख दिए, m का वैल्यू 0 रख देंगे तो l इज इक्वल टू -n, ठीक है। तो l हो गया -n L1, ये हो गया आपका m1 0 यहाँ, और ये n1 n ही रहेगा, क्यों, क्योंकि n1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। L1 m1 m1 क्यों माने, क्योंकि दो लाइन हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं, इसलिए एक को L1 m1 L1 और एक को L2 m2 n2 मान रहे हैं, ठीक है। तो L1 यहाँ से L1 का कोफिशिएंट लेके चलना है, ये नहीं n और n नहीं लेके चलेंगे, इसका कोफिशिएंट तो -1 0 और 1, यहाँ से कोफिशिएंट -1 1 और 0, उसके बाद पुट कर दिए। क्लियर है सबका, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, थोड़ा छोटा कर दें। ठीक, क्लियर है सबका। फिर से एक बार देख लें, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। एक लाइन एक दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, यहाँ से दो लाइन का डायरेक्शन को साइन क्लियर होगा और उसके बाद फॉर्मूला पे पुट कर देना है। तो क्या करेंगे इसमें बोलो, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ से चलते हैं, लीनियर से चलते हैं, तो लीनियर को चेंज कर दिए दूसरे फॉर्म में, है ना, और दूसरा जो दिया हुआ है उसमें पुट करके एक कंडीशन आ गया मेरे पास। अब इस कंडीशन को हम बारी बारी से दो केस लेके चलेंगे, जब m 0 तो क्या कंडीशन होगा, जब m 0 तो क्या कंडीशन होगा। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखिए, इसमें दो कंडीशन लेके चलेंगे, जब l 0 और जब m 0, वहां से डिसाइड होगा। जैसे केस 1, अगर l 0 हो जाए, देन यहाँ l का वैल्यू 0 रखेंगे तो n क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट n इज इक्वल टू 0 -m, मतलब -m। अब यहाँ से L1 मान लो, L1 तो 0 हो गया, L1 M1 L1 क्यों मान रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है इसमें। M1 क्या हो गया, तो m ही रहने दो, क्योंकि यहाँ M1 हो गया आपके पास, अच्छा यहाँ m ना होगा, M1 तो m के फॉर्म में ही आ रहा है, तो M1 आपका m रह जाएगा, क्योंकि n भी n में है -m। तो यहाँ से कोफिशिएंट लेके चलो, L1 0, M1 1 और N1 -1।
कोफिशिएंट लेके चलना है 0 1 -1। क्लियर है सबका? सेम चलिए केस 2, इस बार किसको 0 करेंगे? m को। तो रखिए तो फर्स्ट में फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा? n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू माइनस n इज इक्वल टू माइनस m का वैल्यू 0 रख दिए। तो हमको यहां से कंडीशन क्या हो गया? L1 L में ही रखना है, जो जिस फॉर्म में, जैसे m में आया तो m में ही कन्वर्ट कर दिए, L आया तो L में ही, तो L1 तो L ही रह जाएगा क्योंकि बाकी सब L में ही कन्वर्ट हो रहा है। m1 क्या होगा? तो m1 तो 0, m2 ना सॉरी 0, और n1 क्या हो गया? -l। अब इसका कोफिशिएंट लीजिए, देखिए L में है तो L में कन्वर्ट कर दिए, m है तो m में कन्वर्ट कर दिए। L2 कोफिशिएंट लेके चलेंगे तो 1, m2 0 और n2 -1। अब पुट कर देंगे फॉर्मूला पे। क्लियर है? ठीक है, जैसे आप लोग के लिए था ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेसिक का, ये भी सेम है लेकिन कंडीशन यहाँ पे थोड़ा अलग है, थोड़ा डराने के लिए दे दिया है, तो हमको डरना नहीं है। कोई भी किसी को भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो किसको कन्वर्ट कर दें? L निकाल लें। चलिए यहाँ से L निकालते हैं तो क्या होगा? -3m -5n, इसको फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड से चलेंगे 5lm -2mn + 6nl। अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू किसका? L का, है ना? तो 5 थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, -3m -5n 6n -3m -5n। अब इसको गुना करिए, क्या हो गया? 15m -25n 2mn। यहां से चले, अच्छा एक यहाँ पे छूट गया है m, सॉरी। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड है। क्या है आपका? पहला और दूसरा दो इक्वेशन है, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? -3m -5n, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। एंड दूसरा क्या है आपके पास? देखिए 5lm -2mn + 6nl इज इक्वल टू 0। L का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 5 -3m -5n इंटू m -2mn + 6n -3m -5n। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, 15m² -25mn -2mn -18mn -36m²। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए 15m² है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस क्या हो गया? 30mn -30n²। अगर -15 से डिवाइड करते हैं तो m² + 3 2 न हो जाएगा, 2mn + 2n²। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए। कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो यहाँ 2m² है, यहाँ 3mn है, ये 45 हो जाएगा, सॉरी ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से m² + mn + 2mn + 2n²। इसके साथ कोएफिशिएंट 2 है इसलिए इसके साथ 2 भेज दिए, इसके साथ 1 है इसलिए mn भेज दिए। mn + 2mn 3mn हो जाएगा। अब यहाँ से फैक्टराइज करिए तो क्या आएगा? m + n, और यहाँ से 2m फैक्टराइज कर लेते हैं तो m + n होगा, कॉमन ले लिया यहाँ से, है ना? तो क्या आ जाएगा? देखिए m + n और एक हो गया m + 2n। अब यहाँ देखिए दो केस आएगा, वहां पे प्रोडक्ट में था सिंपल तो 0 लेके चले थे, यहाँ भी प्रोडक्ट में है तो बारी बारी से चलेंगे। तो पहला केस में पहला को 0 करेंगे, दूसरा केस में दूसरा को 0 करेंगे। तो केस 1 चले, अगर m + n 0 हो जाए तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? -n, है ना? तो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, l निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट, m के जहां जहां m है उसके जगह पे हम रख देते हैं -n। तो यहाँ रखिए l इज इक्वल टू -3 × -n -5n।
तो कितना आ गया आपके पास l, ये 3n में 5n गया 2n माइनस में, है ना। अब यहां से हम डायरेक्शन को साइन डिसाइड कर लेते हैं, तो DC ऑफ L1 L1 चले तो L1 तो माइनस 2n, सारा को n में कन्वर्ट कर रहे हैं। m जो है किसके इक्वल है, माइनस n का, और n जो है तो n ही रहेगा, है ना। n में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें हम n ना लेकर के कोफिशिएंट लेके चलते हैं। चलिए L1 हो गया -2, M1 हो गया -1 और N1 हो गया 1। पहला का तो डायरेक्शन को साइन निकल गया हमको, दूसरा का निकाल लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, ठीक है। तो सेकेंड वाला केस, इसको इस बार जीरो करेंगे, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 95% स्टूडेंट को इस टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो मेरा काम ही आप लोग को ऐसा समझाना, ऐसा सिखाना कि इससे रिलेटेड कहीं भी पढ़ें तो आसानी से क्वेश्चन बन जाए, बनाए तो बन जाए। केस 2 चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर इसको कर लें, ठीक है। तो चलिए केस 2, इस बार इसको जीरो करते हैं, m प्लस 2n, m आपके पास क्या हो गया -2n। अब चले फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट n इज इक्वल टू क्या है, -3m -5m। है, अब यहाँ पे हम पुट कर दें, जहां जहां m है -2n, तो क्या होगा देखिए, -3 इंटू -2n -5n, कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया, n आ गया। इसलिए यही वाला सेम चीज लिखते हैं, यहाँ L1 लाइन का हो गया, L2 का चलते हैं, DC ऑफ L2 चले तो क्या है, n, M2 क्या है, -2n, और n2 ये तो n ही रहेगा। अब इसका कोफिशिएंट लेके चलना है, तो चले कोफिशिएंट लेकर के, तो L2 क्या हो गया 1, M2 -2, N2 कितना हो गया 1, ठीक है। अब हमको देखिए ये दोनों का डायरेक्शन को साइन मालूम है, हम आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 और N1 N2। नीचे क्या होगा देखिए, दोनों का, तीनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, यहां भी कितना आ जाएगा बताइए, 2 कट गया, 1/6। तो थीटा हम क्या कर देंगे, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1/6। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, cos इनवर्स 1/6 किसमें है, ये बी ऑप्शन हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेट लाइन का आ रहा है, जल्द ही सारा वीडियो आ जाएगा। आप लोग अच्छा से पढ़ें, बनाते चले मेरे साथ साथ, और लाइक करते चले। उससे क्या होता है कि हमको भी लगता है हाँ किसी को फायदा हो रहा है, तो इतना मेहनत करते हैं। सारा कॉन्सेप्ट कहीं पे नहीं है, हम खुद कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, एक जगह बनाते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जितना भी जेईई का क्वेश्चन है हम उस पर रख करके सॉल्व करते हैं। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, कुछ फायदा हो तो और मेहनत करेंगे हम। आज के लिए इतना ही।